हेलो गाइस, वेलकम टू डेटा विज्ञान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड हाउ आर कंपनीज यूजिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इन ऑर्डर टू गेट अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे सारे जितने भी डिसीजंस हैं दैट आर नॉट प्योरली बेस्ड ऑन इंट्यूशंस बट दैट आर बेस्ड ऑन डेटा आर नोन एज डेटा ड्रिवन डिसीजंस। So let's know about what is data-driven decision making that is there in an organization. उसका फ्लो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसे हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू जान सकते हैं कि किसी भी फर्म के अंदर डेटा इंजीनियरिंग एंड प्रोसेसिंग इज द फर्स्ट स्टेप जो कि स्टार्ट होता है किसी भी डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस टू देन इट गोज टू द डेटा साइंस टीम्स जो कि हमारे पास जितने भी डिसीजंस हैं उनको फॉर्म करने का, उनको जो भी डेटा है उनको एक्सट्रैक्ट एंड इंटरप्रेट करने का एंड ऑटोमेट करने का काम डेटा साइंस टीम करती है। तो दिस गोज टू द डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग अक्रॉस अ फर्म। तो दिस इज अ कंप्लीट फ्लो चार्ट। सम इकोनॉमिस्ट फ्रॉम एमआईटी उन्होंने एक स्केल को मेजर किया, एक मेजर को डेवलप किया जिसमें दे हैव आइडेंटिफाइड कि ऐसे जितनी भी कंपनीज हैं जो कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को फॉलो करती हैं वो कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। तो ऑन अ वन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन दैट पर्टिकुलर मेजर उनको ये पता लगा कि देर इज इंक्रीज ऑफ 4 to 6% ऑफ प्रोडक्टिविटी फॉर दोज कंपनीज। तो इससे ये प्रूव होता है कि ऐसे जितने भी कंपनीज हैं जो कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को फॉलो करती हैं दे आर मोर प्रोडक्टिव एज कम्पेयर टू जो नहीं करती। लेट्स स्टार्ट विद अ केस स्टडी बिटवीन टारगेट एंड टेक जायंट वॉलमार्ट, जिससे कि हम ये पता कर पाएंगे कि किसी भी फर्म या कंपनी के लिए डेटा ड्रिवन अप्रोचेज या फिर स्ट्रैटेजीज कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो बात है 2012 की, जब वॉलमार्ट उस समय भी एक बहुत बड़ा टेक जायंट हुआ करता था। तो उस समय बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जो मार्केट था वो मोस्टली वॉलमार्ट और उसके कई सारे अदर कॉम्पिटिटर्स के पास में उनका मार्केट शेयर हुआ करता था। तो टारगेट जस्ट वांटेड कि हाउ टू कैप्चर दिस मार्केट शेयर, उस मार्केट शेयर को कैसे कैप्चर किया जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स जो थे वो हैबिचुअल थे वॉलमार्ट और उसके अदर कॉम्पिटिटर्स से प्रोडक्ट लेने के लिए। तो दिस स्ट्रैटेजी, उनको एक स्ट्रैटेजी टारगेट ने सोचा कि एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे कि उनको जो हैबिट है उस हैबिट को ब्रेक किया जाए और अपनी तरफ कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो इन दैट पर्टिकुलर मार्केट हमारे पास जो भी टारगेट के एनालिस्ट और डिसीजन मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर वो लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट अगर उनकी कंज्यूमर्स को बेच पाते हैं और तो उससे जितने भी हैबिचुअल कंज्यूमर्स हैं जो कि अदर कंपनीज की तरफ अट्रैक्टेड हैं उनको उनकी हैबिट को ब्रेक किया जाएगा। इफ दे स्टार्टेड सेलिंग ओनली वन डाइपर, अगर वो एक डाइपर बेच पाते हैं अपने कंज्यूमर्स को तो they will be able to make they will be able to sell other baby related products as well। तो उस समय मार्केट में जितनी भी सारी कंपनीज थी उनको बहुत ही इजीली जो बर्थ का डेटा था, द बर्थ रिकॉर्ड्स वर वेरी इजीली अवेलेबल टू ऑल ऑफ द कंपनीज वेरी इजीली। तो दे वर इजीली एबल टू फाइंड आउट कि कितने ऐसे कंज्यूमर्स हैं उनके दे वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी एंड अकॉर्डिंगली दे स्टार्टेड देयर मार्केटिंग कैंपेन्स टू दोज टारगेटेड कस्टमर्स जिनको बेबी एक्सपेक्ट होने वाला है। तो दैट इज द होल सिनेरियो विच वॉज क्रिएटेड इन द मार्केट, तो विच हैज क्रिएटेड अ वेरी हाइपर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। तो टारगेट ने सोचा कि दिस इज द थिंग विच इज मेकिंग दिस कॉम्पिटिशन वेरी हेक्टिक एंड दे जस्ट वांटेड कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कि वो कंपटीशन से बाहर निकल पाए। तो व्हाट दे हैव डन इज दे जस्ट थॉट कि बर्थ से पहले जितने भी हमारे पास ऐसे कंज्यूमर्स हैं उनका अगर वो ये पता कर पाए कि बर्थ से पहले इफ दे स्टार्ट प्रेडिक्टिंग कि कौन से ऐसे कंज्यूमर्स हैं हु दे वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। तो इसलिए टारगेट ने जो है वो अपने कंज्यूमर्स का बिहेवियर जो है एनालाइज करने लगे एंड दे स्टार्ट प्रेडिक्टिंग कि कौन से उनके ऐसे कंज्यूमर्स हैं हु वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। तो टारगेट ने अपने जितने भी प्रोडक्ट सर्चेज थे, कंज्यूमर्स की प्रोडक्ट सर्चेज, उसके अलावा कंज्यूमर्स की जो शॉपिंग हैबिट्स चेंज हो रही थी या फिर ऐसे जितने भी कंज्यूमर्स थे जिनकी भी जिनकी शॉपिंग हैबिट्स या फिर जिनकी डाइटरी हैबिट्स जो है चेंज हो रही थी, दे स्टार्ट सीइंग दैट फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेटा जो उनके पास अवेलेबल हुआ करता था।
तो उसमें उन्होंने अपने विटामिन रेजिमेंट्स या फिर उन्होंने अपनी वार्डरोब चॉइसेस, जैसे कंज्यूमर्स की जो वार्डरोब चॉइसेस चेंज हो रही थी, या फिर उनके विटामिन रेजिमेंट्स या फिर उनकी डाइटरी हैबिट्स जो चेंज हो रही थी, दे स्टार्ट सीइंग कि कौन से ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि जिनकी ये सारी हैबिट्स जो हैं, दे स्टार्ट परचेजिंग दीज प्रोडक्ट्स, या फिर उनकी चॉइसेस शॉपिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं। तो अकॉर्डिंगली दे स्टार्ट प्रेडिक्टिंग कि ये जो कंज्यूमर्स हैं जिनकी शॉपिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, दे विल बी एक्सपेक्टिंग अ बेबी इन अ फ्यू डेज और मंथ्स। तो इनको ये पता चल गया, तो जैसे बाकी सारी कंपनीज जो है वो बर्थ के बाद में अपने मार्केटिंग कैंपेन चला रही थी, टारगेट ने बर्थ से पहले ही ये प्रेडिक्ट कर लिया कि कौन से कंज्यूमर्स को बेबी होने वाला है। तो उन्होंने अपने मार्केटिंग कैंपेन्स बर्थ के पहले सारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको सेंड करना शुरू कर दिए। तो इससे उन्होंने एक बहुत कॉम्पिटिटिव एज मिल गया बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स से। तो इस स्ट्रैटेजी से ये हुआ कि उन्होंने बहुत सारे अपने जितने भी कंज्यूमर्स हैं, डिफरेंट कंज्यूमर्स को उन्होंने अपनी तरफ, टारगेट की तरफ अट्रैक्ट किया, और उन्होंने अपने बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स को सेल किए। इसी वजह से, इसी डेटा ड्रिवन अप्रोचेस से उनको बहुत बेनिफिट हुआ, एंड वो न्यूज़ में अपने हेडलाइंस में आने लगा इस स्ट्रैटेजी की वजह से। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बेबी प्रोडक्ट्स जो उन्होंने सेल किए, उसकी वजह से वो इस वाली इंडस्ट्री में एज अ लीडर कहलाया जाने लगा। तो दिस इज फ्रॉम दिस केस स्टडी वी कंक्लूड कि कितनी ज़्यादा जो है डेटा ड्रिवन अप्रोचेस किसी भी कंपनीज के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।